यह न होता तो शायद मनुष्य के इतिहास का निर्माण भी ना होता। अनादिकाल से सिंहासन खाली नहीं रहा, लेकिन आज ये सिंहासन खाली है। अभी अभी खाली हो गया है, क्योंकि इस पर बैठने वाला राजा सत्य, अहिंसा और न्याय की हत्या कर भाग गया है। मुझे सुपात्र की तलाश है, सुपात्र जो इस सिंहासन पर बैठ सके। कोई है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस सिंहासन पर बैठकर सत्य, अहिंसा और न्याय की पुनः प्रतिष्ठा कर सके? कोई है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। आप सब मौन हैं। आप में से क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इस सिंहासन पर बैठ सके? तो क्या यह सिंहासन खाली रहेगा? आइए आइए, सिंहासन पर बैठिए, इसे खाली मत रहने दीजिए। यह आपको सर्वशक्तिमान, सत्ता संपन्न बनाएगा और आप इस पर बैठकर सत्य, अहिंसा और न्याय की मनचाही व्याख्या कर सकेंगे। आइए आइए, संकोच मत कीजिए, मुझे वास्तव में सुपात्र की तलाश है। एक्सक्यूज मी, क्या महिलाओं को चांस नहीं मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। महिलाएं कई बार पुरुषों से अधिक योग्य साबित हुई हैं। आइए पधारिए, हो सकता है आज मैं सुपात्र हूँ जिसकी हमें तलाश है। अरे छोड़िए भी, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे कोई बात नहीं, हमने आपके मजाक को भी सच मान लिया है। अब आप आ ही जाइए। लेकिन मेरे हस्बैंड भी साथ हैं। तो क्या आप अपने हस्बैंड को हर वक्त अपने साथ लेकर घूमती हैं? भाई साहब, मैं होमवर्क फिनिश करके आया हूँ। अच्छा, मतलब किचन क्लीन। चलिए आप आ ही जाइए, आप दोनों का मंच पर स्वागत है। अच्छा, आती हूँ। चलिए उठिए भी, हम मंच पे चले। जल्दी जल्दी कीजिए ना, कहीं कोई और लोग ना आके पहुंच जाए। ये लीजिए, मैं तो आ गई। अब मुझे सिंहासन पर बिठा दीजिए। इतनी सुंदर सुपात्र आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ साहब, लास्ट वीक इन्होंने कॉलोनी सुंदरी का फर्स्ट प्राइज विन किया है। ओहो। और इससे पहले मैंने कॉलेज सुंदरी, हॉस्टल सुंदरी, ऑफिस सुंदरी। ओए सुंदरी, कौन से साबुन से नहाती हैं आप? आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। गया भैंसा पानी में। मुझे इससे पहले ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल लेग्स, ब्यूटीफुल अटायर्स, ब्यूटीफुल ड्रेस। जरा एक मिनट रुकिए ब्यूटीफुल मैडम सुंदरी जी। देखिए, वह सज्जन भी कुछ कहना चाहते हैं। जी आशीर्वाद जी, कहिए, क्या आप भी अपने आप को सुपात्र समझते हैं? जी हाँ, काहे नहीं, पूरा समझता हूँ, अरे तो बिल्कुल फिर- समझता हूँ। अरे तो फिर मंच पर चले आइए, वहां क्यों खड़े हैं? अब मैं आ तो गई हूँ, आप उन्हें क्यों बुला रहे हैं फिर? अजीब आदमी हो। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, सिंहासन के लिए सुपात्र खोजने चले हो और किसी फूलमाला, थैली और मानपत्र का भी प्रबंध नहीं किया। अरे पहले सुपात्र तो मिल जाए। लीजिए, सेवक हाजिर है। परंतु श्रीमान, फूल मालाओं का प्रबंध नहीं हो सका, कोई बात नहीं। यह सेवक तो आप सबके स्नेह और आशीर्वाद को गेंदे और गुलाब की महकती हुई मालाएं समझता है। स्वागत समारोह की भी कोई आवश्यकता नहीं। अरे मैं तो आपके बीच का आदमी हूँ, आपका एक तुच्छ सेवक। और तालियों और जय जयकार के द्वारा भी मुझे लज्जित करने का प्रयत्न ना करें। हाँ तो अध्यक्ष महोदय, देश की पीड़ित और शोषित जनता, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से कराहते हुए देशवासियों, ये तुच्छ सेवक हृदय से आप सबका आभारी है। इतने बड़े दायित्व का भार मेरे कंधों पर रखकर आपने मुझे अपने अपूर्व स्नेह, श्रद्धा और सम्मान के बोझ से दबा दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उन्नति और तरक्की के लिए मैं नए नए कल कारखानों का उद्घाटन करूंगा, भारी लागतों के बड़े बड़े बांधों का शिलान्यास करूंगा, सूखा, बाढ़, अकाल, भूकंप से पीड़ित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से दौरा करूंगा, पूरे संसार का भ्रमण करूंगा, एक एक महीने में 4 विदेश यात्रा करूंगा, टैक्स और करों का तो नामो निशान मिटा दूंगा, केवल एक टैक्स लगाकर विदेशों से भारी सहायता प्राप्त करूंगा। अपने अनमोल वचनों की भीनी भीनी फुहार से देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और तमाम समस्याएं तो पलक झपकते सुलझा दूंगा, धरती पर स्वर्ग उतार दूंगा। आप सबको स्वर्गवासी। प्यारे स्वर्गवासियों, नहीं, देशवासियों। क्षमा कीजिए महोदय, अभी आप सुपात्र घोषित नहीं हुए हैं और ये सब न जाने क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं। मैं जानता हूँ श्रीमान, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी इलेक्शन स्पीच का एक छोटा सा टुकड़ा बतौर ट्रेलर पेश किया था, ताकि आपको सुपात्र समझने में सुविधा रहे। क्यों सुंदरी जी? ठीक है, और ये लोग? अरे कुछ नहीं, ये सब तो मेरे
समर्थक हैं। जी नहीं, हम सब आपके विरोधी हैं। अब आया मजा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। वैसे भाषण अच्छा देता है। चुप। पट्टा थाम के रखो इसका। ये तो शोभा नहीं देता बंधुओं। अच्छा, अभी से विरोध? ये तो शोभा नहीं देता बंधुओं। सिंहासन ग्रहण करते ही ये सेवक आप सबको समुचित सम्मान देगा। हम इतने हल्के प्रलोभन में फंसने वाले नहीं है। आपके विरोध का प्रतिकार करने के लिए मैं वही करूंगा जो आप चाहेंगे। अच्छा बंधुवर, बहुत समय नष्ट किया आपका। अब आज्ञा दे तो अपना स्थान ग्रहण कर विरोध को नए मोड़ देने के विषय में चिंतन करूं। श्रीमान जी वापस लौटिए, पीछे मुड़िए, इधर आइए। जब तक सुपात्र का निर्णय नहीं हो जाता आप सिंहासन छू भी नहीं सकेंगे, समझे? जाइए, आप भी उस लाइन में लग जाइए। कैसी बात करते हो बंधुवर, आप भूल गए क्या? हमने तो कितनी लंबी लंबी लाइनें। अरे तो उस लंबी लाइन में जाकर लग जाइए। बंधुवर, लाइन लगाने का अधिकार तो आम लोगों के पास ही रहने दो। वैसे मेरी ओर से आप निश्चिंत रहें, जब तक मैं सुपात्र घोषित नहीं किया जाऊंगा सिंहासन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन सिंहासन के चरणों पर बैठने की अनुमति तो आपको देनी होगी। अब आया औकात में। ठीक है, आप सिंहासन की पहली सीढ़ी पर जाकर बैठ जाइए। धन्यवाद बंधुवर, धन्यवाद। अरे ये क्या सिंहासन की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगेंगे? अरे आपने तो इन्हें डायरेक्ट भिखारी बना दिया। सुनिए सुनिए जी। तुम नहीं, आपसे। जी क्या है? जी आपसे। किसी से कहिएगा नहीं, वे आदमी ठीक नहीं है। आपने कैसे जाना? मेरे पड़ोस में एक स्कूल मास्टरनी रहती है, ये उसके यहाँ आता है। तो मैं क्या करूं? आप समझते क्यों नहीं? मेरा मतलब है मास्टरनी जी के घर में जब कोई नहीं होता तब आता है। इससे क्या होता है? कुछ कुछ होता है जी, अपने साथ भी ले जाता है। भला कहाँ? अब ये मुझे क्या मालूम, फिर भी कहीं तो ले जाता ही होगा। सिनेमा में, होटल, रॉयल, मल्टीप्लेक्स। झूठ बोल रही हैं आप। मैं तो सिर्फ एक बार मल्टीप्लेक्स। अरे नहीं 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 नहीं। डार्लिंग, कितने असभ्य और शक्की हो गए हो, छुपकर बातें सुनते हो। कितनी बार कहा है, छुपकर बातें सुनने से अच्छे हस्बैंड भी खराब हो जाते हैं। क्लास वर्क मिल गया। मैं कहाँ छुपकर बातें सुन रहा था डियर। वो तो मैं ये देख रहा था कि तुम गुलाबी साड़ी में कितनी अच्छी लगती हो। मुझसे रहा नहीं गया। ओए होए पिंकू। और तुम किलर्स के जीन में भी कितने अजीब लगते हो। अब जाओ, मुझे इनसे बातें करने दो। हाँ तो मैं कह रही थी कि आप मुझे ही बिठा दीजिए ना। देखिए बहन जी, कृपया आप भी वहाँ शांतिपूर्वक खड़ी हो जाइए। प्लीज मेरी बात अपने पास रखिए, जाइए। मत सुनिए, बाद में पछताएंगे। मेरा क्या? चिड़ी का गुलाम, हुकुम का अट्ठा, उल्लू का पट्टा। ये बेहूदगी है। कौन है आप लोग? ये बताने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र के प्राणी हैं। लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र अर्थात डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में किसी को कुछ भी कहा जा सकता है, जैसे चिड़ी का गुलाम, हुकुम का अट्ठा, उल्लू का पट्टा। सुंदर, अति सुंदर। आप लोग तो बड़े जिंदा दिल लगते हो। इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं। और वो बुरा मानकर चली गई। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नहीं, वंदे मातरम। बिल्कुल नहीं, जय हिंद। अरे आप लोग तो बुनियादी बातों में ही उलझ गए। आपको सुपात्र की तलाश है ना? जी हाँ, परंतु आप लोग 3 और मुझे चाहिए सिर्फ 1। हम तीनों ही सुपात्र हैं। बिना किसी मतभेद के हम तीनों सिंहासन को बांट लेंगे। हिस्से कर लेंगे, सही। बिना किसी मतभेद के हम 3 हिस्से कर लेंगे। आप चिंता न करें भाई साहब। अभी यह सिद्ध कहाँ हुआ है सज्जनों की आप ही सुपात्र हैं? ये सुपात्र ही नहीं, महापात्र भी लगते। श्रीमान जी, आप खामोश ही रहिए। हर बात में अपनी टांग मत अड़ाइए आप। और आप सिंहासन हमारे हवाले कर दीजिए। हम सा सुपात्र चिराग हाथ में लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। और ये हम अभी सिद्ध कर देंगे। जल्दी कीजिए, सिंहासन हमें दीजिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों पूछते हो क्यों? ये जानते हुए भी कि तुम सुपात्र नहीं हो। सत्य, अहिंसा और न्याय की परिभाषाओं से अपरिचित मूर्ख हो तुम हर द्वारा सिंहासन पाना चाहते हो। ये त्याग और तपस्या से मिलता है। इसके खातिर मैंने वर्षों जेल यात्राएं की हैं। हम सिंहासन चाहते हैं, इसीलिए कि हम अपनी दृष्टि में सुपात्र हैं। कौन जाने तुम्हारे सुपात्र का क्या अर्थ है।
पर जो भी अर्थ है वो अर्थहीन है। सत्य का अस्तित्व क्या, अहिंसा का महत्व क्या, न्याय का महत्व क्या? आप लोग आखिर चाहते क्या हैं? हम सिंहासन चाहते हैं, नहीं मिलेगा तो शक्ति का प्रयोग भी करेंगे। हमारी आस्था असत्य में है, हिंसा पर हमें विश्वास है, अन्याय पर हमें गर्व है, हम सिंहासन चाहते हैं क्योंकि हम सुपात्र हैं, सिंहासन के लिए उपयुक्त पात्र हैं। खामोश, तुम सब कुपात्र हो। भूल जाओ कि सिंहासन तुम्हें मिलेगा। अन्याय और अत्याचार में डूबे घिनौने चेहरे ले जाओ। सिंहासन के लिए सुपात्र चाहिए, कुपात्र नहीं। आप लोग जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, सुपात्र चाहिए, कुपात्र नहीं। जाइए जाइए, आप लोग जा सकते हैं। हम चले जाने के लिए नहीं आए हैं, सिंहासन लेकर ही जाएंगे। देखते हैं हमें ऐसा करने से कौन रोकता है। खबरदार, कोई एक कदम भी आगे न बढ़े। इतना आसान नहीं है सिंहासन पा लेना। सिंहासन केवल एक को मिलेगा, उस एक को जो अपने आप को सुपात्र सिद्ध करेगा। और यह सिद्ध हो गया है। आप तीनों जा सकते हैं। व्यर्थ का विवाद अनुचित है। प्यारे देशवासियों, तमाम विरोधों और अंतर विरोधों के बावजूद भी आपके सहयोग और समर्थन के बल पर हमने अपने विपक्षियों पर विजय पा ली है। हम आपकी समृद्धि के लिए पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही आपसे अनुरोध करते हैं कि आप विपक्षियों के से सतर्क रहें, उनके बहकावे में ना आए। आपको भ्रम में डालने के अतिरिक्त वे किसी भी योग्य नहीं रह गए। प्यारे देशवासियों, आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और आप अपनी मक्कारी से। सिंहासन तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम भी उसे छू नहीं सकोगे। वो हमारा है। वो हमारा है। लेकिन उस पर तो कोई एक बैठेगा, क्यों भाई साहब? हाँ, सिंहासन पर कोई एक ही बैठेगा। मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। उसके योग्य केवल मैं हूँ। अरे वाह, मुझसे अधिक योग्य कोई नहीं है उसके। और मुझसे सुपात्र कोई नहीं है। तुम सब यही कहते रह जाओगे और ये हमारा। गलत, बिल्कुल झूठ। यह अधिकार केवल मेरा है। नहीं, उस पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। झूठ बोलते हो, हमें मूर्ख समझते हो। बकवास बंद करो। वो हमारा है, हमारा है, हमारा है। नहीं, मेरा है। हमारा है, हमारा है, हमारा है। मेरा है। मेरा है। मुझे सुपात्र की तलाश है तू बोल रहा है। और सिंहासन की दमक, उसे पाने की लालसा और उससे चिपके रहने की भूख मैं बोल दूंगा। सुपात्र और कुपात्र के भेद को जटिल बना देती है। सत्ता के साथ विरोध जन्म देता है और विरोध संघर्ष, षड्यंत्र और हत्याओं की रचना करता है। यही तो हमेशा से होता आया है, हमेशा से। मानव सभ्यता के कर्मिक विकास का पहला चरण। आदि मानव ने कंदराओं और गुफाओं के एकाकी जीवन को त्याग कर समूह को अपनाया। समूह छोटे छोटे कबीलों में बदले, बड़े होते गए और भी बड़े, फिर इतने बड़े कि कबीलों के लिए खाना बदोशों का जीवन बिताना असंभव हो गया। उन्होंने भूमि खंडों पर अधिकार किया, स्थायी रूप से बसना सीखा और सिंहासन का स्वरूप बना। भूपति चिरायु हो। 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 मैं तुम्हारा भूपति हूँ। मैं तुम सबसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हूँ। ये भूमिखंड मेरा है। तुम सब मेरी प्रजा हो। मेरे बैठने की व्यवस्था करो। मेरा आसन तुम सबसे अलग, अच्छा और ऊंचा होना चाहिए। इसकी व्यवस्था हो गई है भूपति जी। वो देखिए, आपकी प्रजा ने आपके अधिकार को मानकर अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की पवित्र भावनाओं के प्रति ये सुंदर और अनमोल आसन आपके लिए ही बनाया है भूपति जी। इसे स्वीकार करें, आकर हमें अनुग्रहित करें भूपति जी। अद्भुत, अपूर्व। प्रजा की भावनाओं का ये प्रतीक हमारे अनुकूल है। हमने इसे स्वीकार किया। भूपति की जय हो। नहीं, राजा की। राजा क्यों? भूपति क्यों नहीं? प्रजा की श्रद्धा और विश्वास के इस प्रतीक पर बैठकर कहीं आप अपनी प्रजा से ही विमुख न हो जाएं। इसलिए इस आसन पर बैठने वाले को हम राजा का संबोधन देंगे। राजा का संबोधन क्या? प्रजा से अटूट संबंध स्थापित करने में समर्थ है। देखिए ना, राजा प्रजा, प्रजा राजा, कितना घनिष्ठ संबंध है दोनों में। राजा प्रजा, प्रजा राजा, राजा प्रजा, प्रजा राजा राजा, प्रजा, राजा प्रजा, प्रजा प्रजा राजा। राजा। राजा की जय हो। राजा जी, ये संबोधन आपको कैसा लगा? बहुत ही सुंदर और कर्णप्रिय भी। एक बार फिर से संबोधित करो। राजा की जय हो। राजा की जय हो। राजा जी। अब आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। आसन, ये भी कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसा लगता है? राजा हम सबसे बढ़कर है।
उसका आसन भी हमसे अलग, उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए। केवल आसन कहकर उसकी प्रतिष्ठा को कम करना अनुचित है। फिर हम क्या कहें? क्या कहे? क्या कहें? राजा सिंह के समान बलशाली और बुद्धिमान है, उसके आसन को हम सिंहासन कहें तो? सिंहासन? सिंहासन? राजा का सिंहासन? राजा जी, यह संबोधन आपको कैसा लगता है? ये भी हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल है। ठीक है। राजा जी, अब आप सिंहासन ग्रहण कीजिए। अवश्य अवश्य। हाँ, ठहरिए राजा जी। क्यों? क्या हुआ? अब क्या हुआ? बोलो, क्या कहना चाहती हो? क्षमा कीजिए राजा जी, सिंहासन पर बैठने से पूर्व आपको अपनी प्रजा से वचनबद्ध होना पड़ेगा। किस लिए? आप सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहे और प्रजा आपके प्रति। मुझे क्या करना होगा? सिंहासन ग्रहण करने से पहले आपको शपथ लेनी होगी। शपथ? हमें स्वीकार है। आप सत्य, अहिंसा और न्याय के लिए सिंहासन पर बैठेंगे। मैं सत्य, अहिंसा और न्याय के लिए सिंहासन पर बैठूंगा। आप प्रजा का पोषण और रक्षण करेंगे। मैं प्रजा का शोषण और रक्षण करूंगा। राजा जी, शोषण नहीं, पोषण। ठीक है, ठीक है। पोषण। अब आप सिंहासन पर बैठिए। राजा की जय हो। राजा की जय हो। मैंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से इस क्षेत्र का विस्तार किया है, इसकी सीमाएं बढ़ाई है। ये महान कार्य मैंने प्रजा के हित में किया है। राजा की जय हो। प्रजा के हित में किए गए इस महान कार्य में राजकोष खाली हो गया है। मैं आज्ञा देता हूं कि प्रजा अपनी अर्जित संपत्ति का एक भाग राजकोष को खाली होने से बचाए। इस क्षेत्र का मैं और भी विस्तार करूंगा। क्षमा कीजिए राजा जी, इसकी क्या आवश्यकता है? मैं तुम लोगों को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता हूँ। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है। बिल्कुल, इतना बड़ा क्षेत्र है, अच्छे अच्छे पशु हैं, हरे भरे चारागाह हैं, और हम क्यों दूसरों की भूमि छीनकर उन्हें कष्ट दें? तुम लोग ये नहीं समझोगे, ये जटिल बातें हैं। ये ठीक है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हारा रक्षण और पोषण करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन सत्य, अहिंसा और न्याय के साथ। मैंने यही किया है और यही करूंगा। मेरे आदेश का पालन किया जाए, राजकोष खाली ना होने दिया जाए, प्रजा की संचित संपत्ति और अर्जित संपत्ति का एक भाग का राजकीय भाग नियमित रूप से राजकोष के लिए सख्ती से वसूल किया जाए। ये अन्याय है, ये अत्याचार है राजा जी। हमारा सब कुछ लूट लिया गया राजा जी, सब कुछ लूट लिया गया। घर लूट लिया गया, पशु छीन लिए गए, जमीन छीन ली गई। हमारे पास कुछ नहीं रहा, कुछ बचा नहीं राजा जी। न्याय कीजिए राजा जी। न्याय कीजिए, न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए। क्या ये सच है? हाँ राजा जी, इन्होंने राज्य कर ना देकर राज्य का उल्लंघन किया है। क्या ये भी सच है? पर ये अतिरिक्त कर मांग रहा था राजा जी। और अतिरिक्त कर हम कहां से देते? लगातार राजकीय कर देते देते हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। राज्य की स्थापना के लिए युद्ध, राज्य की रक्षा के लिए युद्ध, राज्य के विस्तार के लिए युद्ध, और हर युद्ध के खर्चे का भार हम पर। ये सब हम कहां से दें? कैसे दें? न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए। न्याय होगा और अवश्य होगा। हमें आपसे ऐसी ही आशा थी राजा जी। इनका जो कुछ भी छीना गया है, इन्हें वापस कर दिया जाए, और राजकोष से ये एक बार में जितना भी धन ले जा सके, इन्हें ले जाने दिया जाए। आप धन्य हैं राजा जी। राजा की जय हो। चलिए, राजा जी का अनुग्रह प्राप्त कीजिए। औरत, तुम कहाँ जा रही हो? आपका अनुग्रह प्राप्त करने महाराज। औरत, तुम कहीं नहीं जाओगी, यही मेरे पास रहोगी। क्यों? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। मैं तुम पर विशेष अनुग्रह करूंगा। पसंद? अनुग्रह? लेकिन मुझे नहीं नहीं, क्षमा करें महाराज, ये अनुग्रह मैं स्वीकार नहीं कर सकूंगी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ? क्योंकि एक यही संपत्ति है जो मेरे पास बची है, और उसे भी आप छीन लेना चाहते हैं। इस औरत पर मेरा और केवल मेरा अधिकार है राजा जी। ये औरत मैं किसी को भी नहीं दूंगा। इसका मैं पूरा पूरा मूल्य दे रहा हूँ। ओह, तो ये था आपका न्याय, ये था आपका अनुग्रह। सब कुछ छीन लेने के बाद
ये न्याय क्या है? मूर्ख, मत भूलो कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। मुझे कुछ दैवीय अधिकार भी प्राप्त है। ईश्वर ने अपनी असीम शक्ति का एक छोटा सा अंश देकर मुझे तुम्हारा राजा बनाया है। राजा ईश्वर का अंश है। मैं जो कुछ भी करूंगा ईश्वर के आदेश और प्रेरणा से करूंगा। राजा ईश्वर का अवतार है। ईश्वर ने मुझे आदेश दिया है कि इस औरत को मैं अपने पास रखूं। राजा स्वयं ईश्वर है। ये झूठ है, मक्कारी है, अन्याय है। इस औरत पर मेरा और केवल मेरा अधिकार है। आओ चलो मेरे साथ। देख लिया तुम लोगों ने, ये शूद्र मनुष्य ईश्वर के आदेशों को झूठा कह रहा है। क्या ये नास्तिक नहीं है? ये सचमुच नास्तिक है। ईश्वर के आदेश को झूठा कह रहा है। मार डालो उसे। औरत, अब तो आओगी ना? नहीं, कभी नहीं। ये ईश्वर का आदेश है। ये क्यों नहीं कहते कि ये तुम्हारी घृणित वासना की राक्षसी आवाज है? तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार है औरत, क्योंकि अब तुम मेरी संपत्ति हो। राजा जी, उस नास्तिक को हम नदी में फेंकाए। नहीं, नहीं। नदी गहरी थी, जल शांत। जैसे ही हमने उसे नदी में फेंका, छपाक की आवाज के साथ नदी के जल में एक हलचल सी मच गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बार वो पानी में बिल्कुल डूब गया। गोल लहरें दूर तक फैलकर सिमट आई। वो फिर छटपटाते हुए बाहर निकला। गोल लहरें फैल गई। वो फिर पानी में डूबा। गोल लहरें फिर से सिमट आई। कई बार वो पानी में डूबा, उतराया। कई बार गोल लहरें फैली और सिमटी। फिर जब वो अंतिम बार डूबा तो गोल लहरें बिल्कुल सिमट आई। उनके बीच में एक केंद्र बन गया। वो केंद्र कुछ देर तक तेजी से नाचता रहा और आगे बढ़ गया, और वो नास्तिक पानी के बाहर दोबारा नहीं निकल सका। नहीं। लेकिन जितने भी बार वो पानी के बाहर निकला, हर बार उसने यही कहा कि राजा झूठा है, मक्कार है। नास्तिक मैं नहीं, राजा है। राजा राजा बनते ही लुटेरा हो गया है। ईश्वर के नाम पर उसने मेरी औरत को छीन लिया है। बंद करो ये बकवास। किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? सभी कह रहे हैं राजा राजा बनते ही लुटेरा हो गया, डाकू हो गया। हमने एक लुटेरे को राजा बनाया, एक डाकू को सिंहासन दिया, ताकि वो हमारा सब कुछ छीनकर हमें बेघर कर दे, हमारी इज्जत आबरू लूटकर हमें नदी में भिगवा दे। कब मिलेगा छुटकारा इस पापी से, इस अत्याचारी दुराचारी से? हे भगवान, हमने इसे राजा क्यों बनाया? क्यों बनाया? राजा बनाया नहीं जाता, राजा अपनी शक्ति और सामर्थ्य से राजा बनता है। राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता, राजा उसे अपने बाहुबल और बुद्धि कौशल से प्राप्त करता है। ले जाओ और इस औरत को नदी में फेंकाओ। तुमने देखा क्या राजा हमें किस प्रकार मूर्ख बना रहा है? प्रजा का शोषण भी कर रहा है, राष्ट्रीय ऐश्वर्य भोग रहा है, वो भी हमारे बलबूते पर। तुम क्या कहते हो? बिल्कुल बना रहा है, एक लंबे अरसे से बना रहा है। बहुत बन चुके मूर्ख, अब और नहीं बनेंगे। ये शोर क्यों हो रहा है? मैं पूछता हूँ, ये शोर क्यों हो रहा है? चीखे मत राजा जी, क्या बकते हो? कृपया कर सिंहासन त्याग दे। हम भी इसका ऐश्वर्य भोगेंगे। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें कौन राजा बनाएगा? तुम्हें कौन सिंहासन पर बैठाएगा? आपने ही कहा था राजा बनाया नहीं जाता, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बनता है। आपने ही कहा था राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता, अपने बाहुबल और बुद्धि कौशल से वो खुद प्राप्त करता है। तुम लोग होश में नहीं हो। जाओ, मैं तुम्हारी दुष्टता को क्षमा कर दूंगा। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं तुम्हारा राजा, तुम्हें आदेश देता हूँ। मैं तुम्हारा राजा, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हें आज्ञा देता हूँ। जाओ, लौट जाओ। वो क्षण आ गया जिसका हमें इंतजार था। इतनी आसानी से वो हट जाएगा? अरे ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसमें क्या संदेह है? किसने कहा? ये तुमसे किसने कहा था? क्या
यही कि इस सिंहासन पर तुम बैठो। परंतु ये भी किसने कहा था कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूं? कोई बात नहीं, मगर कान खोलकर सुन लो, सिंहासन पर तुम नहीं, मैं बैठूंगा। आओ पहले ये तय कर लिया जाए कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। तुम लोग तय करो, तब तक मैं इस पर बैठा हूँ। वाह, ये सिंहासन भी क्या चीज है, मजा आ गया। नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगा। मैं कहता हूँ नीचे उतरो। नहीं उतरूंगा। तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे। मैं सिंहासन पर बैठूंगा। तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे। मैं सिंहासन पर जरूर बैठूंगा। तुम नहीं बैठोगे। मैं सिंहासन पर अवश्य बैठूंगा। और तुम भी बैठना चाहोगे सिंहासन पर। मेरे बाजार में मैंने अपना विचार बदल लिया है। मैंने सोच लिया है कि सिंहासन आप ही संभाले। आप में बल और बुद्धि का अच्छा समन्वय है। शाबाश, तुम समझदार हो। कृपया है राजा जी। अब आज्ञा हो तो क्या ये समाचार प्रजा को सुनाऊं? अवश्य अवश्य। तुम जाकर प्रजा को बताओ कि आज से हम उनके राजा हैं। जो आज्ञा राजा जी। अपना राजा चिड़ी का गुलाम, अपना राजा चिड़ी का गुलाम, अपना राजा चिड़ी का गुलाम, अपना राजा चिड़ी का गुलाम। राजा बनाया नहीं जाता, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बनता है। राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता, वो उसे अपने बाहुबल और बुद्धि कौशल से प्राप्त करता है। सत्ता और सिंहासन के लिए एक बार जो संघर्ष शुरू हुआ तो अंतहीन छोर की तरह आज तक समाप्त होने को ना आया। सत्ता और संघर्ष, शक्ति और षड्यंत्र, समाज और शोषण, साम्राज्य और सीमाएं तथा धर्म और धर्मांधता के विजय स्तंभ गाड़ता हुआ मनुष्य सभ्य और विकासशील बना। लाखों करोड़ों बेकसूर जिंदा इंसानों को मुर्दा जिस्मों में बदलकर नए साम्राज्यों का निर्माण हुआ। साम्राज्यों ने अपनी सीमाएं फैलाई। उन्माद और विश्व विजय की भावना ने सैनिक लुटेरों को जन्म दिया। रोम का विराट साम्राज्य, यूनान और ऑटोमन, धीरे धीरे पुरानी मान्यताएं पुरानी हो गई। नई सभ्यताएं चमकी और बर्बरता के तीर झकोरों से सदैव के लिए बुझ गईं। माया और मोहनजोदड़ो रेत तथा बालू की परतों में नीचे ढह गए। एशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन में नए साहित्य का सृजन हुआ। चित्रों में नए रंग भरे गए, नए शिल्प का निर्माण हुआ। संगीत के नए नए स्वरूप हुए। वैज्ञानिक को नया खिलौना मिला। हिरोशिमा और नागासाकी धरस पृथ्वी चंद्रमा तक जा पहुंचा। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के वंशीभूत इंसान ने चंद्रमा पर भी अपने झंडे गाड़ दिए। विकास और प्रगति के नाम पर उसने धधकती हुई चिताओं के अंगारों से आग तापी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी सत्ता की चमक कम नहीं हुई। सिंहासन का आकर्षण फीका नहीं पड़ा। कबीलों की सरदारशाही, राजाओं की राजशाही, अधिनायकों की तानाशाही और नए नेताओं की लोकशाही, अर्थात पुरानी तानाशाही का नया रूप, नया नाम, लोकशाही। हर युग में हर सभ्यता ने एक नया शाही जामा पहनकर मानवता को भटकाया है। न जाने कितने लोग आए और चले गए। नश्वरता के इस अनंत चक्र का विशेष अवशेष रह गया। सत्ता का प्रतीक यह सिंहासन, जो आज भी सुपात्र की प्रतीक्षा में आहत और पीड़ित जनसमूह के कांपते हुए विश्वास को संजोए सुपात्र की खोज के लिए सिसक कर प्रार्थना कर रहा है। नेताजी को जिताना है, सिंहासन पर उन्हें बिठाना है। नेताजी को जिताना है, सिंहासन पर उन्हें बिठाना है। जीतेगा भाई जीतेगा, अपना नेता जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, अपना नेता जीतेगा। एक बात सुनी भैया? क्या भाई क्या? नहीं बताते। वाह भाई वाह। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अपना नेता जीतेगा। नेता का टेम्पो हाय है, नेता का टेम्पो भाई है। नेता हमारा भाई है, नेता हमारा भाई है। अरे नेताजी, आपने तो अच्छा खासा बहुमत तैयार कर लिया है। ये सब आपके अपने आदमी हैं नेताजी, या किराए के भी? कुछ अपने, कुछ किराए के और कुछ विरोधी पक्ष के लोगों को तोड़ लिया है। ये तो चुनाव है और चुनाव में हर प्रकार के हथकंडे अपनाने की छूट तो दे ही दी जाती है, वरना चुनाव का मजा ही क्या। आपने विरोधियों को दल बदलने की प्रेरणा इतनी जल्दी दे दी। सचमुच ये तो चमत्कार ही है। ये तो लक्ष्मी जी की कृपा है। आप लोगों का समर्थन भी मिल जाए तो बस सिंहासन पक्का ही समझिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
आप तो अपने ही आदमी हैं। अरे बंधुवर, मुझे ही सुपात्र घोषित कीजिएगा। आपका जो भी आदेश होगा मुझे मान्य होगा। राजनीति का काखा गाखा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं पेशेवर राजनीतिज्ञ हूँ। आपके समर्थन का पूरा पूरा मूल्य चुकाऊंगा। हारेगा भाई हारेगा, ऐसा नेता हारेगा। हारेगा भाई हारेगा, ऐसा नेता हारेगा। अरे अरे बंधुओं, क्या गजब करते हो। चुनाव पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। हमारी बला से तुम धूर्त हो, स्वार्थी हो, केवल अपना उल्लू सीधा करना जानते हो। हम वो नहीं जो दल बदले, पैसों पर नेता बदले। अरे अरे क्या बक रहे हो आप लोग। अगर धन वितरण से असंतोष है तो हम और धन वितरण करेंगे। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है ये इंसान। नंगे भूखों का है शोर, महल न बनने देंगे और। वो लगता है किसी ने आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़का दिया है। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सिंहासन पर बैठते ही सर्वोच्च पद में तुम लोगों में वितरित करूंगा। आप लोगों को कोई भी शिकायत नहीं होगी और देश की सुख संपदा हम सब मिल बांट कर खाएंगे। प्यारे भाइयों, सिंहासन पर तुम्हें बिठाए क्यों? हम खुद ही बैठना जाए क्यों? अरे अरे ऐसा न कहो आप लोग। देखिए, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, आपको क्या क्या नहीं दिया। सिंहासन पर तुम्हें बिठाए क्यों? हम खुद ही बैठना जाए क्यों? समर्थन का मूल्य, सर्वोच्च पदों का वचन, प्रचार कार्य के लिए श्रम मूल्य, सुरा, सुंदरी, वस्त्र, जीप, कारें। सिंहासन पर तुम्हें बिठाए क्यों? हम खुद ही बैठना जाए क्यों? भाई भतीजों रिश्तेदारों के लिए उद्योग धंधे, ऊंचे ऊंचे ओहदे। मैंने आप लोगों को कुछ भी देने से इनकार नहीं किया, फिर भी आप लोग मेरे खिलाफ। बैठेंगे भाई बैठेंगे, सिंहासन पर हम बैठेंगे। बैठेंगे भाई बैठेंगे, सिंहासन पर हम बैठेंगे। जाओ जाओ सालों, देख लूंगा। अभी मैं कमजोर नहीं हुआ। हराम जादो एक एक को अपने गुंडों से जिंदा न फुकवाया तो मेरा नाम भी नेता नहीं। अब तक नहीं आए। 6 बजने को आया, 5 बजे छुट्टी होती है, 5:15, अधिक से अधिक 5:30, पौने 6 तक तो आ जाना चाहिए। उफ, इतनी देर लगा दी। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। कब तक खड़ी रहूं इस बस स्टैंड पर। अंधेरा भी बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी देर लगा दी। कहाँ रहे इतनी देर? क्या हुआ आपको? इतना हाथ क्यों रहे हो? कुछ मत पूछो, उन लोगों ने मुझे घेर लिया था। किन लोगों ने? अरे वो ही जो सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। प्रिंट छुड़ाना मुश्किल हो गया। क्यों, ऐसा भी क्या हुआ? वो 4 थे। मुझे घेर कर सब अपनी अपनी बात इस तरह से कहने लगे जैसे मैं कोई आम सभा हूं। उनके शोर से कान पहले ही फटे जा रहे थे, सांस भी रुकने लगी। इसके पहले कि मैं बेदम होकर गिर पड़ता, न जाने किस बात पर वो आपस में ही उलझ पड़े और बुरी तरह से लड़ने लगे। फिर तुमने क्या किया? जान बचाकर भाग आया। कहीं चोट वोट तो नहीं आई? नहीं। चलिए, गनीमत हुई, वरना ऐसे मौके पर तो। छोड़िए, तनख्वाह मिल गई? तनख्वाह? हाँ मिल गई। लाओ, मुझे दे दो। अरे डियर, कुछ देर तो जेब गरम रहने दिया करो। डार्लिंग, क्या हुआ? लगता है किसी ने भीड़ में। मैं कहती हूँ तुम्हें कब अकल आएगी? अब अकेले मेरी तनख्वाह पर कैसे चलेगा महीने भर का खर्च? मैं किसी से उधार लेने की कोशिश करूंगा। पहले कम कर्जा है जो कोई उधार देगा। चलिए, थाने में चलकर रिपोर्ट लिखा दें। पर क्या फायदा? कोशिश करना हमारा फर्ज है। नहीं मानती हो तो चलो, लेकिन थाने में अपनी तनख्वाह से भी हाथ धोने के लिए तैयार रहना। राशन कार्ड रिन्यू करवाया? नहीं। राशन कैसे मिलेगा? अरे वैसे ही कब मिल जाता था। मालगाड़ियों जैसी लंबी लंबी क्यू, जब तक नंबर आए हर चीज खत्म। गेहूं, चावल, चीनी, डालडा सब खत्म। और वैसे भी अब नए ऑर्डर के मुताबिक हर यूनिट पर केवल 1-1 किलो चीजें ही महीने भर के लिए मिला करेंगी। चलो, अच्छा है जी। सामान लेकर शीशे के बर्तन में रख देंगे। महीने भर उन्हें देख देख कर पेट भरेंगे और महीने के आखिरी दिन उनका भोग लगाएंगे। अगर जिंदा रहे तो। क्या जमाना आया है। और भी कुछ सुना? क्या? सप्ताह में पानी 2 दिन और बिजली केवल 1 दिन ही मिला करेगी। अब इन लोगों को कौन समझाए कि रोज रोज नहाने से नेचुरल ऑयल नष्ट हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाता है। और सब तो ठीक है, लेकिन अगर बिजली नहीं मिली तो इस सड़ी गर्मी में बिना पंखे और कूलर के तो जान ही निकल जाएगी। क्या मुसीबत है। राशन नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अच्छी आजादी मिली है, गुलामों से भी बदतर हो गए।
सब कुछ अपना, और अपना कहने लायक कुछ भी नहीं। प्रकृति के आगे किसकी चली है? फिर भी सरकार ने तो काफी प्रयत्न किए हैं। जनता को भूखा मारने के। तुम हर बात का उल्टा अर्थ क्यों निकालते हो? तो सही अर्थ तुम ही बता दो। देखो, आजादी हासिल करना और उसके बाद उसे बनाए रखकर जनता को सब सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सब इतना आसान नहीं था। इसीलिए काफी सोच विचार के बाद ये तय किया गया कि नारों का एक ऐसा पुल बनाया जाए जो चूने, पत्थर, इस्पात और कंक्रीट पर नहीं, शब्दों के आडंबर पर टिका हो। यही ना? इस योजनाबद्ध कार्य में ना कोई लागत थी और ना कठिनाई, बस कुशल दिमागों की जरूरत थी। और ईश्वर की दया से अपने यहाँ की उपजाऊ मिट्टी ने कुशल दिमागों की कमी तो कभी महसूस ही नहीं होने दी। जोशीले और वीर रस की खोज में सारे के सारे कुशल दिमाग लग गए। तो क्या हमें आजादी नारों के पुल पर चलकर मिली हुई? बेशक, हमने आजादी नारों के पुल पर ही चलकर तो पाई है, और आजादी के बाद इतने वर्ष भी इसी तरह से गुजारे हैं। नारों का पुल, आजादी, इतने वर्ष, वाह क्या कहने। तुम्हारे कहने का अंदाज भी कितना खूबसूरत और दिलचस्प है। नारों का पुल। और आजादी हासिल करने के इतने वर्षों बाद भी नारों के पुल के निर्माण कार्य में कितनी तरक्की हुई। उफनती हुई नदियों के धारा प्रवाह में सीमेंट और इस्पात से बने विशाल पुल ढह गए, बड़े बड़े बांध बह गए, लेकिन आश्वासनों की सीमेंट और शब्द जाल के स्तंभों पर टिका यह महान पुल अपने संपूर्ण वैभव के साथ तूफानों के बीच खड़ा रहकर आज भी मुस्कुरा रहा है। कैसे कैसे सुंदर और आकर्षक नारों के स्तंभ लगाए गए। आराम हराम है, हम सब एक हैं। शांति, अहिंसा, न्याय, पंचशील, धर्मनिरपेक्षता, जय जवान, जय किसान, और साथ में हम दो, हमारे दो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इसके पीछे भी था एक बुलंद भारत की बुलंद आवाज, हमारा विकास, निराला विकास। पुरुष लोग बच्चों के जन्म का फासला। ये तो बच्चों के जन्म में फासला रखने का अच्छा और आसान उपाय, सिर्फ 10 रुपए में 3। अब रहने भी दो, बहुत हो गया। वाह, रहने क्यों दूं? क्या हर नारे में हमें अपनी खुशहाली का संसार नजर नहीं आया? हर नारे को क्या हमने अपनी आवाजें नहीं दी, शक्ति नहीं दी? लेकिन ये भी कौन नहीं जानता कि आखिर एक दिन हम नारों के साज पर आवाज लगाते लगाते खोखले हो गए। हमारी आवाजें हमें धोखा दे गई, नारे असहाय हो गए। टूटती आवाजों में दम भरने के लिए एक सुनहरा ख्वाब और दिखा। अब तक जो पुल बनकर तैयार हुआ उसकी बुनियाद गलत थी। जो नारे दिए गए वो बेमानी थे। हमें अपनी आवाजें दो, हम नए नारे देंगे। हमारे नारों का स्वर दो, हम गरीबी हटाएंगे। हमें एक मौका दो, हम समाजवाद लाएंगे। हम वादा करते हैं पुल फिर से बनाएंगे। नेताजी, पुल फिर से क्यों बनाएंगे? अब तक भाई उनके ठेकेदार खा रहे थे, अब हमारे ठेकेदार खाएंगे और हमें भी खिलाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। और अनंत में टिमटिमाते सितारों की रोशनी छू लेने के लोभ में हमने एक बार फिर अपने रोम रोम से शक्ति बटोरकर उनके फरेबी नारों को अपनी आवाजें दी। परंतु वो मनुष्य पुल जो अब तक नारों के स्तंभों पर टिका था, एकाएक बहराकर हम ही पर गिर गया। हम दब गए, पूरी तरह से पिस गए। हम किसे आवाज दें, कैसे आवाज दें? हम पूरी तरह से दब चुके हैं। हम चीख भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते, हमारे मुंह कुचल दिए गए। लेकिन तुमने भी तो कुछ नहीं किया। सबकी तरह तुम भी तो सब कुछ देखते रहे, सब कुछ सहते रहे। तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम सब नपुंसक हो, मर्द नहीं नामर्द हो। तुम सब नपुंसक हो, नामर्द हो। चुप रहो, मैं कहता हूँ चुप रहो। कायर, बुज़दिल, बस यही तुम्हारा पौरुष है। चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद, चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद, चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद, चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का गुलाम। तुम लोग बोलते क्यों नहीं? कुछ हमसे कहा। मेरी आवाज से तुम लोग अपनी आवाज क्यों नहीं मिलाते? इसलिए कि तुम्हारी आवाज हमारी आवाज से भी तो मिल सकती है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे जानते हो, तुम्हारी आवाज से मिलकर मेरी आवाज कितनी बुलंद हो जाती है। यानी कि हमारी आवाज से मिलकर इनकी आवाज बुलंद हो जाती है। यानी कि हमारी आवाज में कोई जादू है, संगीत है। तो ठीक है,
हमारी जादू भरी संगीत में आवाज से अपनी बेसुरी आवाज मिलाओ। लेकिन बको मत, बोलो उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। बोलो उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। शाबाश, रेडी, उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। और अब बोलो हुकुम का अट्ठा जिंदाबाद। नहीं, उल्लू का पट्टा नहीं, हुकुम का अट्ठा। मैं कहता हूँ उल्लू का पट्टा। और मैं कहता हूँ हुकुम का अट्ठा। उल्लू का पट्टा, हुकुम का अट्ठा। उल्लू का पट्टा, हुकुम का अट्ठा। उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा। बोलो उल्लू का पट्टा। मुर्दाबाद। शाबाश, अब आवाज से आवाज मिली है। चुप रहो सुअर, ऐसे नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा? अब वक्त आ गया है जब सब अपनी अपनी जय जयकार करें। ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ। चलो चालू हो जाओ। हिप हिप हुर्रे। चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद। हुकुम का अट्ठा जिंदाबाद। उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद। हुकुम का अट्ठा जिंदाबाद। उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। ये सब क्या हो रहा है? हटिए, दूर हटिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? इनके होते हुए आप लोग अपनी अपनी महिमाओं का बखान कर रहे हैं। हटिए, पीछे हटिए। ये माला आप पहनिए और आप, हाँ, संकोच मत कीजिए। ओह, थैंक यू, थैंक यू। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मालाएं हमें क्यों पहना रहे हैं? क्या जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। आप लोग तो जनता जनार्दन हैं, साक्षात परमेश्वर। ये मालाएं आपको समर्पित कर मैं धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया। हे जनता जनार्दन, हे जनता परमेश्वरी, मेरा साष्टांग दंडवत स्वीकार करें। ये सब क्या है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आप आखिर चाहते क्या हैं? देखिए, आपको कोई फाइल वाइल ठीक करानी थी, कोई काम था, कोई बिल विल पास कराना था, तो ऐसे ही कह देते, मैं सब ठीक कर देता। इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे मूर्खों, तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इनकी जय जयकार करो। ये बिना कुछ नहीं होगा। ये जनशक्ति है और जनशक्ति महाशक्ति होती है। जनशक्ति, महाशक्ति, जनशक्ति, महाशक्ति। अरे अरे, मुझे भी तो बोलने दो। जनशक्ति, महाशक्ति, जनशक्ति, महाशक्ति। जनता परमेश्वरी, हे जनता परमेश्वरी। हे प्रभु, हम में से किसी एक को, हे प्रभु, हम में से किसी एक को सिंहासन पर बैठा कर अपनी सेवा का अवसर दो। बोल जनता परमेश्वरी की जय। बंद करो ये सब। आप लोग ये शोर क्यों मचा रहे हो? ये शोर नहीं, आपकी जय जयकार हो रही है। लेकिन क्यों? आप जनता जनार्दन हैं, जनता परमेश्वरी हैं। तो ये सिंहासन आपका है। मेरा? जी हाँ, ये आपका। सिंहासन मेरा है? जी हाँ, आपका। ओह, आप कृपा कर इस सिंहासन पर हम में से किसी एक को चुनकर बैठा दें। बहुत खूब। जब ये सिंहासन मेरा ही है तो आप लोगों को तकलीफ क्यों दूं? क्यों ना इस पर मैं ही बैठ जाऊं? ये आपका है जरूर, लेकिन आप इस पर बैठ नहीं सकेंगी, क्योंकि युग युगांतर से राजा और प्रजा में भेद चला आ रहा है। आपको केवल निर्वाचन का अधिकार दिया गया है और निर्वाचन के द्वारा मन चाहे व्यक्ति को आप इस पर बैठा सकती हैं। आपका निर्णय हमें माननीय होगा। कौन बैठे कौन ना बैठे का झगड़ा भी मिट जाएगा। हम आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। हम जो भी रूखी सूखी खाएंगे वो आपको भी खिलाएंगे, और जो सिंहासन की ओर नजर उठाएगा उसे हम परास्त करेंगे। इस तरह आपका पोषण भी होगा और आपके सिंहासन का रक्षण भी। इसको कहते हैं जनता का शासन, जनता का आसन, जनता का सिंहासन। अर्थात मूर्खों द्वारा मूर्खों का शासन। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कहती हूँ चुप भी रहिए, कभी कभार तो सीरियस हो जाया करिए। हे जनता परमेश्वरी, हम में से किसी एक को सिंहासन पर बैठाकर अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करो। लेकिन मैं कैसे बैठा दूं? देखिए, मेरे लिए तो आप सब बराबर ही हैं। मुझे बैठा दीजिए। आपको आप इस पर बैठना चाहते हैं? हाँ, मेरी बहुत इच्छा है इस पर बैठने की। लेकिन मैं केवल इच्छा के लिए ही नहीं बैठूंगा, कुछ करूंगा भी। और मैं कुछ ही नहीं, बहुत कुछ करूंगा। देखिए, इन लोगों की बातों पर जरा भी ध्यान मत दीजिए। सिंहासन पर मुझे बैठाकर ही आप सच्चा सुख प्राप्त कर सकेंगी। मैं आपको परम सुख दूंगा। मैं आपके लिए घी और दूध की नदियां बहा दूंगा। मैं चांदी की खेती करूंगा और सोने के पेड़ लगाऊंगा। और मैं हीरे जवाहरात उगाऊंगा। मैं खुशियों के बाग और अशरफियों के महल उगाऊंगा। और मैं ऐश्वर्य के फूल खिलाऊंगा। और मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। ना तो मुझे आसमान के तारे चाहिए,
ना ऐश्वर्य के फूल, ना खुशियों के बाग और ना आशाओं के महल। चांदी की खेती और सोने के पेड़ लहलहाएंगे तो लुटेरे फिर से हमें लूटने चले आएंगे। घी और दूध की महक से तो अब आपच होने लगा है। आपस नहीं अपच। अपच। घी और दूध की महक से तो अब अपच होने लगा है। नदियां बहने लगेंगी तो कितने दिन जिंदा रह सकूंगी। और सुख, सच्चा सुख, परम सुख तो इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद ही अब मिलेगा। अगर मरने के बाद ही सुख मिलेगा तो मैं आपके मरने का प्रबंध भी कर दूंगा। ये प्रबंध तुम ही क्यों? मैं नहीं कर सकता। अगर आप मरना ही चाहती हैं तो मेरे साथ चलिए। मैं आपके लिए चंदन, धूप और शुद्ध देसी घी से एक बहुत ही भव्य और महकती हुई चिता बनवा दूंगा। सुख की सीढ़ी पर बैठिए और आधे घंटे के अंदर परम सुख को प्राप्त कीजिए। अरे मूर्ख, आधा घंटा तो बहुत है। ये कार्य करने का अवसर मुझे दीजिए। मैं इलेक्ट्रिक फर्नेस के द्वारा कुछ ही सेकंड में ये छोटी सी सेवा कर दूंगा। हे जनता परमेश्वरी, हम में से कौन बैठे सिंहासन पर? हमारी उतावली बढ़ती जा रही है। हमारे धैर्य का बांध टूटना चाहता है। मैं आजीवन प्रतीक्षा कर लूंगा, लेकिन यह सिंहासन मुझे ही दीजिए। मुझसे अच्छा सेवक और कौन हो सकता है? हे जनता परमेश्वरी, बस करो, मुझे नहीं चाहिए किसी की सेवा। ये आप क्या कह रही हैं? अगर हमसे कोई गलती हो गई तो अबोध जानकर क्षमा करो हे जनता चुप परमेश्वरी। रहो। ये सिंहासन तुम में से किसी को नहीं मिलेगा। तुम सब धूर्त हो, धोखेबाज हो, मक्कार हो। सेवा के नाम पर तुम अब तक हमारा शोषण करते आए हो और अब ये सेवा मैं तुम में से किसी को नहीं करने दूंगी। लेकिन सिंहासन खाली तो नहीं रहेगा। किसी न किसी को तो बैठना ही होगा। तुम किसे बैठाओगी? किसी को भी, पर तुम में से किसी को नहीं। फिर भी वो कौन होगा? कोई भी जो मुझे 2 जून रोटी दे सके, सुख और चैन की रोटी। धोखा और फरेब के सुनहरे थालों में मुझे तुम्हारे 56 प्रकार के भोजन नहीं चाहिए। मुझे केवल रोटी चाहिए, सूखी रोटी, जिसमें इस धरती की सौंधी सौंधी महक उठ रही हो, परिश्रम की गंध आ रही हो। और ऐसी रोटी तुम में से कोई नहीं दे सकेगा। तुम सब जा सकते हो। मुझे तुम्हारी शक्लें देखकर घिन आ रही है। चलिए, सिंहासन पर आप बैठिए। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। मुझे तो उसे देखते ही डर लगता है। कायरो जैसी बात मत करिए। चलो। अरे डियर,